व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। किस तरह से है? ये है डायग्राम, इसका ध्यान से देखना। R1, R2, R3, R4, R5, ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट यहां से पास कराते हैं, यहां से करंट निकलता है। इस तरह से इस रेजिस्टेंस को, इसको या इसको, दो में से किसी एक को, यदि मैं रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर लगाऊंगा तो इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इससे करंट जीरो फ्लो, तो इसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस केस में क्या होता है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जब इस आर्म से करंट का फ्लो नहीं होता उस केस में R1/R2 का रेशियो वही होता है जो R3 और R4 का होता है, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आटा और स्टोन नहीं होता, पत्थर नहीं होता, ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। और जब हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं तो बहुत सारे रेजिस्टेंस रिजल्टेंट हम इसी के बेस पे निकालते हैं, और हमारे कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारा पूछा जाता है इस पे बेस, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग। जब भी R1 R2 का रेशियो R3 और R4 के बराबर होगा तो उस समय इस आर्म से करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जब हम सीबीएसई के लिए पढ़ते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये तो जनरल हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, फिर उसको प्रूफ करना होता है। R1/R2 इक्वल टू R3/R4। इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना और वैल्यू भी बताता है, लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते। करंट के मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस, जिसको शंट बोलते हैं, लगाते हैं तो अमीटर बनता है। ये आगे करेंगे हम लोग। फिलहाल इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक की यहाँ पे लगा देते हैं। मान लो P है रेजिस्टेंस की वैल्यू इस आर्म की, Q है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस आर्म की, R है इसकी, और S है इस आर्म की रेजिस्टेंस। लेट दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बैटरी लगा दिया। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। की लगा दिया, फिर जाके इसको कंबाइन कर दिया। हम पहले इसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, इसको भी फिर क्लोज करते हैं। अब देखो करते क्या है, ध्यान से देखना। करंट यहां से पास करा है, फिर से सुनो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टेंस, जैसे A B C D पॉइंट ले लिया, AC का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? P। यहाँ पे क्या है? Q। ये है R, ये है S। मान लो ये अननोन रेजिस्टेंस है Q, तो हम निकाल सकते हैं, बाकी 3 रेजिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस केस में करते हैं जब करंट थ्रू G गैल्वेनोमीटर इज 0। अब देखो, तो जैसे I करंट यहां से निकला, यदि मैंने कहा I1 गया है किस साइड? AC की तरफ, यहां कितना जाएगा? I माइनस I1। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यदि I यहाँ आ रही है, I1 इस आर्म में, तो AD में कितना जाएगा? I माइनस I1। फिर देखो I1 यहाँ पहुंचा, यदि IG इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर,
तो सी बी आर्म से कितना फ्लो होगा, I1 माइनस IG। अब देखो इस आर्म में सी डी की तरफ कितना आया था, IG, इधर से कितना आया, I माइनस I1, तो टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो यहाँ कितना होगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब देखो यहाँ पे आने के बाद इधर से आया I1 माइनस IG और DB आर्म से I माइनस I1 प्लस IG, दोनों को ऐड करो, देखना करंट I निकल गया। आ गया समझ में? तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कहाँ, हर एक आर्म में। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं, तो कहता है जो इसका वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल, इसकी वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करो या इसकी वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करो जहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, जिससे कि ये गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे, तब कहेंगे क्या हो जाएगा, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दो, तो इसमें ACDA हम प्रूफ कर रहे हैं बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज क्या है, कैसे होता है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इन क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ ले लो, कौन, ACDA, ACDA, ध्यान से देखना। तो समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 इन ए क्लोज पाथ, दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, I1P, I1 इज करंट, P इज रेजिस्टेंस, तो I1P प्लस, अब CD में देखो IG इंटू G, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कितना करंट इससे पास हो रही है, IG, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, IG मल्टीप्लाइड बाय G। फिर देखो DA हमारा पाथ है और करंट है A से D की तरफ, तो हम क्या लेंगे, माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? अब सेकेंड पाथ ले लो, क्लोज पाथ CBDC, ये फर्स्ट पाथ था, CBDC, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड पाथ CBDC। अब यहां पे देखो CB में करंट और हमारी डायरेक्शन सेम है, हम भी जा रहे हैं क्लोज पाथ में C टू B, यहां क्या होगा, वोल्टेज I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय Q, ये जस्ट अपोजिट हम जा रहे हैं इसलिए माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। ये बातें हुई क्लियर, हमने किरचॉफ्स लॉ लगा दिया। अब कहता है इस तरह से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करो कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मींस ये लिख सकते हैं, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R सो दैट, मान लो मैंने R को एडजस्ट किया, गैल्वेनोमीटर shows no deflection, no deflection, that is it means, इसका मतलब क्या हुआ, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो IG इक्वल टू 0, फर्स्ट में डालो, देखो कितना आ रहा है, I1P प्लस 0 माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, और I1P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने फर्स्ट में डाला, वी पुट IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, IG 0 सेकेंड में डालो, सेकेंड इक्वेशन में डालो, देखो क्या होगा,
I1 माइनस 0 इंटू क्यू, तो क्या हो गया I1 क्यू माइनस I माइनस I1 प्लस 0 इंटू एस, I माइनस I1 इंटू एस माइनस 0 इंटू जी इक्वल टू 0, और I1 क्यू इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय 4, I1P बाय I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू एस। देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा P बाय Q इज इक्वल टू R बाय एस। तो हमने क्या सीखा, व्हेन करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 तो P बाय Q का रेशियो क्या हुआ R बाय एस। तो रेसिप्रोकल भी ध्यान रखना, यदि P बाय Q R बाय एस है तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। उस समय जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बीच का रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव सबसे ज्यादा कब होता है, जब ये P Q R S सेम ऑर्डर में, ध्यान रखना है इसको। देखो क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, थ्री ओम, 6 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 18 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 18 ओम। मान लो इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नंबर सेकेंड करेंट थ्रू ईच आर्म, करेंट थ्रू ईच आर्म। ये दो क्वेश्चन है, एक तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो और फिर करेंट थ्रू ईच आर्म। इसको कैसे करते हैं देखो मैं करके दिखाता हूं, मिटा दो, नोट कर लिया। ये मैंने कराया था रेजिस्टेंस में, ये देखना, यदि ये ए पॉइंट है, मान लो ये पॉजिटिव है तो सेम पॉइंट हो, ये मान लो बी पॉइंट है, इसको क्या लेते हैं सी और डी। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका सर्किट बनेगा इस तरह से 3, 6, 6, 12, 18 ओम, 12 वोल्ट, ये सर्किट बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट। अब जरा देखना हमें क्या पूछा गया, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखो जरा ध्यान से, मान लो लेट दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। देखो तो P बाय Q कितना है चेक करो, 3/6, 1:2। R बाय S चेक करो, 6/12, 1/2। एज P बाय Q इक्वल टू R बाय S, ये क्या हो गया बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में करंट थ्रू दिस आर्म क्या होता है, कितना करंट पास हो रही है इससे 0। करंट ही नहीं जा रही तो इसका रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू लेना नहीं होता हमें। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है, तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है।
ऐसा क्यों हुआ? तो चूंकि इस केस में यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में चार्ज का फ्लो नहीं होता, तो करंट का फ्लो जीरो हो गया। अब देखो इस सर्किट को हम कैसे बनाएंगे, इसको हटा दो। अब देखना, तो यदि मैं आई करंट यहां से निकाला, यहां यदि I1, तो नीचे आर्म से कितना जाएगा, I माइनस, ये सेम I1 अपर से, यहां से I माइनस I1, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज। पहले तो सीरीज हुआ ना, पैरेलल का हुआ। तो देखना तो क्या हो गया, ऊपर के सर्किट को हम कैसे बनाएंगे, 3 + 6 सीरीज में ऐड हो जाता है 9 ओम, और नीचे 6 + 12 18 ओम। दिस इज 12 वोल्ट। अब देखो ये तो यदि आई करंट फ्लो कराया, यदि I1 ऊपर, तो नीचे वाले आर्म से कितना जाएगा, I माइनस I1, फिर दोनों मीट करके आई करंट, ये दोनों कैसा हो गया, पैरेलल। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो क्या लगाते हैं, या तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, या डायरेक्ट R = प्रोडक्ट बाय एडिशन। तो डाल दो ना, 9 × 18 डिवाइडेड बाय 9 + 18, तो कितना हो गया, 9 × 18 डिवाइडेड बाय 27, 9 3 जा और 3 6 जा, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 6 ओम। नोट डाउन। यहां देख लिया टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, वोल्टेज कितना है टोटल बैटरी का, 12 वोल्ट। तो करंट = 12 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 2 एम्पियर। तो कितना करंट यहां से निकल रहा है, I = 2 एम्पियर। ठीक है। अब देखो ये दोनों करंट निकालना है हमें, तो I1 क्या होता है, अब मैं फिर से इसका बना रहा हूं मैं सर्किट। तो I कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब देखो हमारा यही था ना, देखना ऐसे, ट्वेल्व वोल्ट क्या था यहाँ पे, 6 ओम, 12 ओम, यहाँ क्या था, 3 ओम, 6 ओम, यहाँ कितना था, 18, यही था क्वेश्चन। अब देखो जरा, यहाँ से कितना करंट पास हुआ, 2 एम्पियर। मान लो मैंने कह दिया इसको I1, इसको I2, यहाँ से तो करंट कितनी जा रही है, 0, मतलब बीच वाले से जो भी वैल्यू है 0। इस आर्म का तो पता चल गया, तो बीच वाले से कितना जा रहा है, क्योंकि ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में ये जो 5th होता है रेजिस्टेंस, इससे करंट पास नहीं होती है। इस आर्म का तो हमें पता चल गया 2 एम्पियर। अब जब इस दोनों का निकालना है, तो मान लो ये तो हट गया ना हमारा, तो ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखना, 6 और 3 9, और नीचे कितना है, 18। अब ध्यान से देखो, ये सीख लो, यदि मान लो I करंट पास हो रही है यहाँ से, I1 इस साइड, I2 इधर, ये है R2, ये है R1, मान लो जनरल रूल हमेशा याद रखना। तो चूंकि करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में चलता है, इसलिए क्या करेंगे, I1 का वैल्यू लिखो, I1 = होता है R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 × I, और I2 = R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 × I। डाल दो यहाँ पे, यदि I1 ये है, तो I1 कितना हो गया, R2 कितना हुआ, 6 + 12 18 डिवाइडेड बाय 18 + 9 इंटू टोटल करंट, कितना हो गया, 18 × 2 डिवाइडेड बाय 27, 9 2 जा 9 3 जा 4/3 एम्पियर।
एक तरीका है 2 में से 4/3 घटा दो, टोटल करंट 2 एम्पियर है, I1 है कितना 4/3 एम्पियर, तो ये कितना होगा 2 माइनस 4/3, या फिर ये फॉर्मूला लगा दो, तो I2 इक्वल टू R1, जब इसकी करंट निकालेंगे इस ब्रांच से तो ये रेजिस्टेंस लेंगे जितना भी इस लाइन में हो, तो कितना है 639 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 18 इंटू 2, कितना हो गया 9/27 इंटू 2, 9 3 जा 2/3 एम्पियर। अब इस दोनों को ऐड करो 6/3 2 एम्पियर, चेक हो गया। यही है सारे आर्म से करंट निकालना। टेन ओम, 20 ओम, 30 ohm, 60 ohm. This is 100 ohm. Calculate resistance between A and B. Calculate resistance between A and B. थोड़ा फास्ट नोट करो। Calculate resistance between A and B. चेक करो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। चेक करेंगे P/Q यदि R/S के बराबर होगा तो करंट थ्रू दिस आर्म विल बी 0। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये PQRS, देखो P/Q कितना है 10/20 1:2, और R/S कितना है 30/60 1:2। तब P/Q क्या हो गया R/S के बराबर। तो जब ये इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। यहां से करंट कितना पास होगा 0। यदि बीच से करंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमें लेना नहीं है इक्विवेलेंट में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो भी करंट यहाँ से पास करो, दो पार्ट में गए, कुछ इधर कुछ, यदि मान लो I1 तो सेम करंट यहाँ तक आया, ये दोनों क्या हो गया सीरीज, कितना हो जाएगा वैल्यू 30, और ये दोनों कितना हो जाएगा सीरीज, कितना हो गया 90। ऊपर वाले आर्म में हो गया 30 ओम, नीचे वाले आर्म में 90 ओम। 90 ओम, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज ए एंड बी। अब ये दोनों क्या होगा पैरेलल, तो पैरेलल का क्या रूल होता है प्रोडक्ट बाय एडिशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाय 90/30 प्लस 90, 30 मल्टीप्लाइड बाय 90/120, 34 जा 2 से काटो 45, फिर 2 से काटो 22.5 ओम विल बी द आंसर, 22.5 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टेन ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। Calculate equivalent resistance between A and B. तो यहाँ पे देखो फिर
10/10 क्या होता है 1, ये 10/10 क्या हो गया 1, ये क्या हो गया बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, नो करंट। ये दोनों कैसा हो जाएगा सीरीज, कितना हो गया 20, ये कितना है सीरीज, कितना हो गया 20, दोनों फिर पैरेलल, तो 20/2 दैट इज 10 ओम। डायरेक्ट याद रखो, यदि इस दोनों आर्म की वैल्यू और इसकी सेम हो तो आंसर वही होता है। जैसे देखो R/R1, R/R1 तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। यदि इसका वैल्यू मान लो P Q और ये RS जो भी हमने लिखा था विथ स्टोन ब्रिज में सेम हो चारों, तो यहां कुछ भी वैल्यू हो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा R आ जाएगा, नेट आंसर R। ठीक है, this is X ohm, this is 20 ohm, this is 40 ohm, this is 80 ohm, this is 10 ohm. If current through arm CDB0, calculate value of X, X की वैल्यू बताओ। इफ करंट थ्रू आर्म CDB0, यदि इससे करंट कितना पास हो रहा है, तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का रिवर्स हो गया क्वेश्चन। ये जीरो का मतलब क्या है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस, तो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। तो हम क्या करेंगे X/20 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 80, तो X विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 बाय 80, 42 जा 2 10 जा, तो X विल बी 10 ओम। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, calculate equivalent resistance between A and B, क्या होगा आंसर R, बिल्कुल सही। करंट यहां से पास कर रहा हूं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, या फिर इसको पलट दो, तो पलट देने पे कैसा बन जाएगा डायग्राम, ये इधर आ गया, हो गया ये डायग्राम। देखो तो इस आर्म को पलट के इधर रख दो, सेम डायग्राम बन जाएगा। तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज R/R1, R/R1, नो करंट फ्लोज थ्रू दिस पार्ट, ये 2R हो जाएगा, ये 2R तो क्या हो जाएगा सर्किट नेट 2R, नीचे भी 2R, बोथ आर इन पैरेलल, 2R/2 दैट इज R, दिस इज द वैल्यू। क्लियर है। इसी में यदि वैल्यू कर दे, चेंज क्या कर देता है, जैसे मान लो वैल्यू एग्जैक्ट दे देता है, जैसे मान लो यहां पे कर दिया 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम, तो आंसर क्या होगा डायरेक्ट 30 ओम विल बी द आंसर। तो ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल,
तो डायरेक्ट आइडेंटिकल का सेम आंसर आता है, याद रखना इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा तो हम किरचॉफ लॉ से करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे शॉर्टकट भी बता दूंगा इसका। R to R, R to R, R. Calculate equivalent resistance between A and B, A and B के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। वैसे शॉर्टकट है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 7/5R, ये आंसर है। कहीं भी इस तरह से रेशियो मिले तो दिस इज द आंसर। पहले तो ये कंपटीशन के लिए हो गया, सीबीएसई में तो नहीं चलेगा ये। जैसे मान लो इसमें दे दिया सर्किट इस तरह से, बी ए 5 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम, ये 5 ओम, आंसर विल बी 7/5 इंटू आर। आर कितना है यहाँ पे 5, 7 ओम, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, 5/10 होता 1:2 और 10/5 है 2:1, तो 1:2 नॉट इक्वल टू 2:1, तो दिस इज अनबैलेंस्ड। इससे करंट जीरो नहीं होगी इस टाइम। इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, 7/5 इंटू आर। इस डायग्राम को याद रखो, लॉन्ग कट भी बता देता हूं कैसे करते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। करते कैसे हैं, इसका पहले हम क्या करेंगे, दूसरा सर्किट बनाएंगे। ये पहले समझ में आया। इस तरह से यदि मान लो इसका वैल्यू दे दिया 10 ओम, ये हो जाएगा कितना 20 ओम, ये 20, ये 10, ये 10, इक्विवेलेंट क्या होगा 7/5 इंटू 10, दैट इज 14 ओम। डायरेक्ट कंपटीशन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे 7/5R। लेकिन ये देखना R 2R 2R R और यहाँ R सेम वैल्यू होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं किरचॉफ लॉ से। ये तो कंपटीशन के लिए था, ये सीबीएसई में पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, ये सर्किट ऐसे बन जाएगा हमारा, R 2R 2R R R, R/2R इक्वल टू 1:2 और 2R/R 2:1। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, लेट मान लो कोई एक सेल या बैटरी लगा दो, V है इसका पोटेंशियल, ठीक है। करंट मान लो यहाँ हमने I1 + I2 पास कराया, ऊपर I1 नीचे I2, ऊपर यदि I2 तो नीचे से I1, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। मान लो यहाँ पे आने के बाद यदि मैंने कह दिया यहाँ से I3, तो ऊपर से कितना I1 माइनस यहाँ से I3, यहाँ से I2, तो यहाँ कितना होगा I2 प्लस, फिर दोनों ऐड होके कितना हो गया I1 प्लस I2। हमें इसके अबाउट निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अबाउट A एंड B। नोट डाउन, थोड़ा स्पीड पकड़ लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम करते क्या, सबसे पहला इक्वेशन लिखते हैं, नाम पहले दे दो, इसका C दे दिया, इसका D दे दिया, चलो E दे दो, F दे दो, इस तरह से। तो सबसे पहले हमें AB के अबाउट निकालना है नेट रेजिस्टेंस। तो मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस AB के अबाउट, V इक्वल टू, चूंकि ये जो V है वही हुआ ना AB के अबाउट,
I1 प्लस I2 इंटू नेट रेजिस्टेंस यदि R है, R यहाँ पे लिख लो R इक्विवेलेंट, R इक्यू। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन में हमें V को हटाना है तो हम क्या करेंगे, पाथ ले लो कोई भी नीचे या ऊपर, इन क्लोज्ड पाथ A C B E F A, देख लो हमने बाहर वाला सर्किट लिया, ये वाला। जब बाहर का सर्किट लेंगे तो देखो क्या होता है, क्या लिखेंगे इक्वेशन इसमें, V इक्वल टू टोटल V इक्वल टू I1R प्लस I1 माइनस I3 इंटू 2R। देख लो बाहर वाला सर्किट लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर से देखो ध्यान से, हमने ये सर्किट लिया तो I1R प्लस I1 माइनस I3 इंटू 2R विल बी इक्वल टू V। तो ये हमने पढ़ा था टोटल EMF इक्वल टू IR का समेशन ऑफ IR, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, वही लगाया। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से V हमारा हट जाता है तो क्या हो जाएगा, हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड I1 प्लस I2 इंटू R इक्विवेलेंट मतलब अबाउट AB इक्वल टू, इसको लिख दो I1R प्लस I1 माइनस I3 इंटू 2R। थर्ड इक्वेशन हुआ। तो हमें चाहिए क्या, R इक्विवेलेंट। हमारे पास तीन वेरिएबल है, R तो गिवन है तो फिक्स हो गया, क्या क्या है, I1 I2 और I3, तीन वेरिएबल, इट मीन्स तीन इक्वेशन चाहिए हमें। तो अब देखो यदि मैं एक इक्वेशन से मान लो I1 ही निकाल लिया, अब बाकी दो में डाल दिया तो दो वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा पाथ लिया, वैसे इसको सॉल्व करना बन जाएगा। इन क्लोज पाथ A C D A, A C D A क्या होगा, I1R प्लस I3R माइनस I2 इंटू 2R इक्वल टू 0। देखना I1R प्लस I3 इंटू R, करेंट इधर हम आ रहे हैं इस साइड, माइनस I2 इंटू 2R इक्वल टू 0। अब R को निकाल दो कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो 2I2 इक्वल टू I1 प्लस I3, तो I2 निकल गया, I1 प्लस I3 बाई 2। है ना। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ दूसरा क्लोज पाथ ले लो, C B D C, ये वाला ले लिया हमने। तो I1 माइनस I3 इंटू 2R माइनस I2 प्लस I3 इंटू R माइनस I3 इंटू R इक्वल टू 0। देख लो I1 माइनस I3 इंटू 2R, हमारा डायरेक्शन इस साइड है B टू D, करंट फ्लो हो रही है D टू B, इसलिए माइनस लेंगे I2 प्लस I3 इंटू R, फिर इसमें माइनस लेंगे I3 इंटू R इक्वल टू 0। सबसे पहले तो R को कॉमन लेकर हटा दो, हटा सकते हैं ना, R को हटाएंगे तो क्या होगा हमारा, I1 माइनस I3 इंटू 2 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इसको यहां से ओपन करो, 2I1 माइनस 2I3 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो 2I1 माइनस I2 माइनस देखो 2 और 2 4, 4I3 इज इक्वल टू 0। I2 के वैल्यू डाल दो वहां पे,
तो 2i1 माइनस i2 की वैल्यू है i1 प्लस i3 बाय 2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, कहीं भी कैलकुलेशन मिस होगा तो फिर से करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना है इसमें। यही है ना, r हटा दिया हमने तो 2 टाइम्स i1 माइनस i3 माइनस i2 प्लस i3 माइनस i3, जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो i1 i3 और 2i3 सारे माइनस में है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, 4i1 माइनस i1 प्लस i3 माइनस 8i3 बाई 2 इक्वल टू 0। 2 एलसीएम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 राइट साइड में 0 के साथ चला गया, ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ओपन करो 4i1 माइनस i1 माइनस i3 माइनस 8i3 इक्वल टू 0। 3i1 माइनस 9i3 इक्वल टू 0। i1 इक्वल टू 3i3। i1 इक्वल टू 3i3। यहां तक आया समझ में? अब डाल दो इसमें, इस इक्वेशन में डालो, इसमें कितना हो जाएगा, i2 कितना हो जाएगा, i1 के बदले 3i3 प्लस i3 बाई 2, 4i3 बाई 2 दैट इज 2i3। i2 कितना हो गया, 2i3, i1 क्या है 3i3। अब क्या करो, थर्ड इक्वेशन में डालो। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, i1 प्लस i2 इंटू आर। i1 कितना है 3i3 प्लस i2 कितना है 2i3 इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू i1 है हमारा 3i3 इंटू आर प्लस 3i3 माइनस i3 इंटू 2r। तो देखो ये कितना हो गया, 5i3 इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3i3r प्लस 6i3 नहीं, ये तो मैं सही तो है, और यहाँ पे i1 के बदले क्या लिखा, r3 नहीं 3i3 ना, माइनस i3। ये कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 2 जा 4i3r। तो 5i3 इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल, देखना 3 और 4 कितना हुआ 7i3 इंटू आर, i3 कैंसिल, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 7 व 5 इंटू आर। दिस इज द आंसर।